नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। बुधनी, विजयपुर और रायपुर दक्षिण का दंगल दिलचस्प हो गया है। खास बात यह है कि यह चुनाव बीजेपी कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। चुनावी मैदान में बीजेपी कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को उतारा है। 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। यानी अब जनता के हाथ में है कि किसके सिर जीत का सेहरा बंधता है। भले ही मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से सरकार की सेहत पर कुछ खास फर्क न पड़ता हो, लेकिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा तो दांव पर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा जाने से खाली हुई सीट बुधनी को जीतने का चैलेंज भाजपा के सामने है, तो कांग्रेस के सामने इस सीट पर सेंध लगाने का मौका भी। विजयपुर सीट पर कांग्रेस अपने होने का दम भर रही है, तो रामनिवास रावत पाला बदलने के बाद भी खुद को इस इलाके का सबसे बड़ा नेता साबित करने की चुनौती के साथ चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही सीटों पर दोनों पार्टियों के दिग्गज मोर्चा संभाले हुए नजर आए। इनमें सीएम मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी अलग अलग मोर्चों पर खासे सक्रिय दिखे। सीएम मोहन यादव ने 3 रोड शो और 10 जनसभाएं की। बुधनी में 1 और विजयपुर में 2 रोड शो में हिस्सा लिया। बुधनी में उन्होंने 4 जनसभाएं की, जबकि विजयपुर में 6 जनसभाओं को संबोधित किया। वीडी शर्मा 7 जनसभाओं का हिस्सा बने, 3 रोड शो में भाग लिया। बुधनी में 1 और विजयपुर में 2 रोड शो किए, जबकि बुधनी में 3 और विजयपुर में 4 जनसभाएं की। वहीं जीतू पटवारी 10 जनसभाओं और अलग अलग चुनावी दौरों पर नजर आए। चुनावी रैलियों के शोर में स्थानीय मुद्दे भले मुखर न हुए हों, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की खनखनाहट बीच बीच में आती रही। कांग्रेस अपने बिकाऊ प्रत्याशी वाले बाण को बार बार तरकश से निकालकर साफ करती रही, कहीं कहीं चलाया भी, इस भरोसे के साथ कि लक्ष्य भेदने के लिए इतना काफी है। जनता इस बात को समझती है कि जो बिकाऊ है वो कभी टिकाऊ नहीं होते, इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता उन्हें घर भेजेगी। अब ऐसे तो मुझे भी ऑफर आया था कि 50 करोड़ रुपए ले लो, आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ, तो मैं नहीं बिका। तो भाजपा इसके काउंटर में कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने की बात दोहराते हुए राज्य से लेकर केंद्र तक की योजनाओं को गिनाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटी। पहले चुनाव लड़ने का आरोप ही लगाते रहेंगे, केवल आरोप लगाना सीख गए, नकारात्मक राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाएं, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजनाएं, ये भाजपा की बड़ी ताकत है। बहरहाल चुनावी स्टेज पर सभी परफॉर्मेंस पूरी हो चुकी है। कमान अब उस जनता के हाथ में है जो भीड़ में बैठकर ताली तो बजाती है, लेकिन नंबर भी बड़े सोच समझ कर देती है। किसका एक्स फैक्टर इस बार किस सीट पर कमाल करेगा, ये भी तय करने का काम अब उस जनता पर ही छोड़ दीजिए। देखते हैं किसे ग्रीन सिग्नल मिलता है और ये सुनने को मिलता है कि बधाई हो, आप विधानसभा आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी। छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव को बढ़ाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 13 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए एक भव्य पदयात्रा भी आयोजित की जा रही है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर इस पदयात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इधर इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों का पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच पदयात्रा को लेकर जनजातीय गौरव दिवस पे कार्यक्रम को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में 13 तारीख को मैंने स्वयं छत्तीसगढ़ के जशपुर से माय भारत के हजारों युवा साथियों के साथ भगवान बिरसा मुंडा, माटी के वीर
पदयात्रा करने का निर्णय करा है। जी हां, इस बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बेहद खास होने वाली है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान हो चुका है। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस खास अवसर को और ज्यादा विशेष बनाने के लिए सीएम विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मोर्चा संभाल लिया है। 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में हर आदिवासी इस पल को गर्व के साथ महसूस करेंगे, क्योंकि हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लेकिन उससे पहले 13 नवंबर को मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पदयात्रा निकालने वाले हैं। इस बार कैसी रहेगी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, समझिए। जशपुर में 13 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने भव्य पदयात्रा होगी। इस भव्य पदयात्रा में 10,000 से अधिक माय भारत के युवा स्वयंसेवक भाग लेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस में आदिवासी नृत्य और संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आदिवासी आंदोलनों और शिल्प प्रदर्शनी के साथ आदिवासी साहित्य पर कार्यशालाएं आयोजित होंगी। आदिवासी भोजन का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिससे सेहत के लाभकारी पहलुओं को समझा जा सके। इसके अलावा भी बहुत कुछ आयोजन तय किए गए हैं, जिसमें जनजातीय गौरव को दिखाया जाएगा। लेकिन सियासत की बयानबाजियों का दौर भी इसी पर केंद्रित हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस में जनजातीय गौरव कार्यक्रम मेन सियासी मुद्दा बन गया है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। अंग्रेजों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी, उनके जीवन से जनता को प्रेरणा मिले, यही उद्देश्य। इधर कांग्रेस के तेवर तल्ख है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है। आदिवासी के बाद सतनामी समाज के साथ अत्याचार हुआ, अब यादव, साहू और ब्राह्मण समाज के साथ भी अत्याचार हुआ। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उनकी वीर गाथा जन जन तक पहुंचे, लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदिवासियों के साथ अत्याचार हुई। अब तो सतनामी समाज के साथ भी अत्याचार हुई, अब यादव समाज के साथ अत्याचार हुआ, फिर साहू समाज के साथ अत्याचार हुआ। कुल मिलाकर सियासत के केंद्र में जनजातीय गौरव कार्यक्रम आ चुका है। एक तरफ कोशिश ये है कि आदिवासियों को गौरव का एहसास कराया जाए, तो दूसरी ओर राजनीति भी बदस्तूर जारी है। लेकिन इस बार होने वाले कार्यक्रमों से आदिवासियों को आगे बढ़ने का हौसला और समाज में उनकी अहमियत कितनी ज्यादा है, ये जरूर समझ में आ जाएगा। बहरहाल सियासत भी और कार्यक्रमों को भव्य बनाने की तैयारी छत्तीसगढ़ में जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद विदेश जाकर उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। राजधानी भोपाल में GIS आयोजित की जाएगी। देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी दिशा में सबसे पहले प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई। अब इसको व्यापक स्तर पर किया जाएगा ताकि इसका फायदा रीजन को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को हो सके। मध्य प्रदेश में अब GIS की बारी। CM जाएंगे विदेश, लाएंगे बड़ा निवेश। मध्य प्रदेश के विकास को मिली रफ्तार, युवाओं को रोजगार मिलेंगे अपार। उद्योग आएंगे, प्रदेश में खुशियां लाएंगे। मध्य प्रदेश में बड़ी विदेशी कंपनियां करेंगी निवेश। इसी महीने इसी कारण से मैं विदेश भी जाने वाला हूं, जब भविष्य में फरवरी में होने वाली इन्वेस्टर समिट जो ग्लोबली होगी उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के प्रदेश में
बेहतर आर्थिक वातावरण बने, बेहतर अवसर लोगों को मिले और यहाँ का जो बौद्धिक क्षमता वाले हमारे युवा मित्र हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े, उनको यहीं काम मिले, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 24 नवंबर को मुंबई से अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रवाना होंगे। वो ब्रिटेन और जर्मनी के कई उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। दरअसल मोहन सरकार की कोशिश है कि राज्य में निवेश के नए अवसर आ सके और विदेशी निवेशकों को नए साल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए निमंत्रण दे सके। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और प्रदेश सरकार की नीतियों को भी बताएंगे। निवेश के लिए इन क्षेत्रों को किया चुन है ऑटोमोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा सेक्टर और अक्षय ऊर्जा, वस्त्र, स्वास्थ्य, पर्यटन और वेयर हाउसिंग। 24 से 30 नवंबर तक मुख्यमंत्री का ब्रिटेन और जर्मनी का दौरा प्रस्तावित है। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनके प्रमुख सचिव संजय शुक्ला, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे। यह टीम यूके और जर्मनी में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी। बता दें कि प्रदेश में निवेशकों के लिए भोपाल में होने वाली 7-8 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम भविष्य के लिए तैयार मध्य प्रदेश होगी। प्रदेश में भूमि, पानी, सस्ता, मानव संसाधन अनुकूल। 1 से 1.5 घंटे में प्रदेश से किसी भी महानगर पहुंचा जा सकता। अधोसंरचना विकास का चल रहा काम। 6 एक्सप्रेस वे प्रस्तावित। औद्योगिक टाउनशिप विकसित की जा रही। नई औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति तैयार। इकाइयों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा। वहीं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को और भी प्रभावी और व्यापक बनाया जा रहा है। प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद कर कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। निर्यात के क्षेत्र में प्रदेश ने काफी प्रगति की है और इसे और प्रोत्साहित करने के लिए नीति भी समिट के दौरान घोषित की जाएगी। जहां नर्मदापुरम में 7 दिसंबर को रीजनल कॉन्क्लेव होगी, इसकी भी तैयारी सरकार ने पूरी कर ली है। जैसा कि जानकारी के 7 दिसंबर की हमारी नर्मदापुरम अर्थात पुराने होशंगाबाद जिले में ये संभाग स्तरीय इन्वेस्टर समिट होने वाली है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेशकों को इस नर्मदापुरम के क्षेत्र के अंदर की संभावनाओं से जोड़ते हुए प्रदेश की आर्थिक बेहतरी के लिए हम काम करने वाले हैं। इसमें भी सभी सेक्टर के लोगों को आमंत्रित किया है। आईटी से लगा करके हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म या हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई या लघु कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योग धंधे बढ़ा करके हमारे राज्य के लोगों के लिए जैसा जीवन बेहतर हो सकता है उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश के इस आह्वान का देश पे भी असर पड़ रहा है और इसी महीने इसी कारण से मैं विदेश भी जाने वाला हूं, जब भविष्य में फरवरी में होने वाली इन्वेस्टर समिट जो ग्लोबली होगी उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। मोहन सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा देसी ही नहीं विदेशी निवेश भी आए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद ही कमान संभाल रखी है। दूसरे राज्यों के उद्योगपतियों और निवेशकों से बातचीत का सिलसिला जारी है और अब विदेश जाकर भी बड़ी कंपनियों को प्रदेश में लाने की कोशिश की जा रही है। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 26 साल से बंद पड़ी ग्वालियर की जियाजी राव कॉटन मिल पहुंचे, जहां उन्होंने वीरान पड़े कॉटन मिल और उसकी जमीन का निरीक्षण किया। साथ ही श्रमिक परिवारों से भेंट कर उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि उनके हित में सरकार जल्द बड़ा निर्णय लेने जा रही है। सीएम ने 8000 श्रमिक परिवारों के चेहरे पर बकाया भुगतान का आश्वासन देकर मुस्कान बिखेर दी। देखिए इस खबर पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अचानक जेसी मिल पहुंचे सीएम मोहन। 26 सालों से बंद पड़ी मिल का किया निरीक्षण। कभी देश की सबसे बड़ी मिल कहलाती थी जेसी मिल।
बिरला ग्रुप के स्वामित्व में थी मिल। मजदूरों के परिवार से मिले सीएम मोहन। मजदूरों की बकाया राशि दिलाने का दिया आश्वासन। 8,037 कर्मचारी और श्रमिकों के भुगतान का चल रहा कोर्ट में केस। 6,000 कर्मचारियों के 135 करोड़ की है देनदारी। सीएम मोहन का यह अंदाज हजारों लोगों की खुशियां बन गया है। हजारों लोगों की रोजी रोटी पर राहत भरी खबर सामने आई है। हजारों मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान आई है। दरअसल सीएम मोहन यादव उपचुनाव के प्रचार में विजयपुर पहुंचे। प्रचार के बाद सीएम ग्वालियर लौटे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एयरपोर्ट से ही सीधे झारखंड चुनाव प्रचार के लिए रवाना होना था, लेकिन वो जेसी मिल पहुंच गए। ये वही जेसी मिल है जो स्वतंत्रता पूर्व स्थापित देश के सबसे बड़े कपड़ा मिल कहलाता था, जो बिरला ग्रुप का था। उसका कॉटन न केवल देश में प्रसिद्ध था बल्कि दुनिया भर में निर्यात भी होता था। आधुनिकीकरण के कारण छटनी को लेकर यहां हुए बड़े श्रमिक आंदोलन के बाद कोर्ट ने 90 के दशक में जेसी मिल को आधिकारिक रूप से बंद करवा दिया था। और जब मिल बंद हुआ तो मिल पर 8,037 कर्मचारी और श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान को लेकर कोर्ट केस चल रहा है। फिलहाल मिल पर जिंदा बचे 6,000 कर्मचारियों के 135 करोड़ की देनदारी है और 500 से अधिक मजदूरों ने भुगतान के लिए कोर्ट में भी केस दायर किया है। जैसा मुझे बताया गया कि 8,000 से ज़्यादा मजदूर यहाँ इस जेसी मिल के पैसे की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं। कई मजदूर तो काल कवलित हो गए जिनने भगवान को प्यारा होगा, लेकिन उनके परिवार के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम हर हालत में मजदूरों की देनदारी चुकाएं। एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है, जो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह का निर्णय हो सकता है कि सीएम आएंगे यहाँ पर। पहली बार कोई सीएम चल कर आए हैं, क्योंकि बहुत दिन से ये 98 से बंद पड़ा है जेसी मिल, कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अब ऐसी उम्मीद जागृत हुई है। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। जेसी मिल पहुंचे मुख्यमंत्री ने मिल का दौरा किया और श्रमिकों के परिवार से मिलकर उनका हाल जाना। मौके पर ही कलेक्टर और उद्योग विभाग के अफसर भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि वे मुकदमा नहीं समाधान चाहते हैं, इसलिए इंदौर के हुक्मचंद मिल की तर्ज पर जेसी मिल के 8,000 श्रमिकों के हित में सरकार काम कर रही है। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने जेसी मिल श्रमिकों के बकाया निपटाने के लिए सीएम का बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही जेसी मिल के मजदूरों का बकाया देनदारी चुकाई जाएगी। सीएम ने कहा कि जेसी मिल की खाली जगह पर आईटी सेक्टर से जुड़ी कोई इकाई भी स्थापित की जाएगी, जो जेसी मिल की 712 बीघा जमीन पर बनेगा। दूसरा, सरकार का निर्णय है कि ऐसी जमीनें जहां हम भविष्य में उद्योग के लिए या किसी और काम के लिए भी लें, लेकिन शहर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब चारों तरफ से शहर बढ़ गया तो ऐसे में ये एक तरह से बेगौरी स्थिति में पड़ा रहना या एक तरह से लावारिस स्थिति में रखना, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे इस बात का संतोष है, हमने अधिकारियों को लगाया हुआ है। मेरे यहाँ मित्र हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष, महामंत्री, यहाँ के हमारे विधायक और मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी और हम सब लोगों ने आकर के आज निरीक्षण भी किया है और हम निर्णय कर रहे हैं कि हर हालत में बहुत जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। बता दें कि इससे पहले सीएम मोहन यादव ने इंदौर की बंद पड़ी प्रसिद्ध हुक्मचंद मिल के मजदूरों को उनका बकाया पैसा दिलाने की बात कह चुके हैं और सीएम ने मजदूरों को भुगतान के लिए 464 करोड़ रुपए की राशि मंजूर भी कर दी थी। इसी तरह उज्जैन की विनोद विमल मिल पर भी सीएम ने मजदूरों के दर्द को समझने की बात कही थी और न्याय दिलाने की बात कह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मध्य प्रदेश बीजेपी को नए साल में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। संगठन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। नाम चौंकाने वाला भी हो सकता है और इस पर कई फॉर्मूले भी लागू हो सकते हैं। फिलहाल नए नाम पर महामंथन जारी है। आखिर किसकी होगी ताजपोशी, जानने के लिए भोपाल से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए हलचल तेज हो गई है। पार्टी में चुनावी संगठन की प्रक्रिया जारी है। संगठन के चुनावों के तहत फिलहाल मंडल और जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे और उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होंगे। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा अपने 2 कार्यकाल पूरे करने वाले हैं। संगठन के प्रोग्राम के चलते जनवरी में मध्य प्रदेश में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा।
मंडल अध्यक्ष के चुनाव 15 नवंबर तक और जिला अध्यक्ष के चुनाव 15 जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की शुरुआत होगी। इसके साथ ही फरवरी तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल सकता है, क्योंकि जेपी नड्डा भी 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि बीजेपी संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, पार्टी नियम के तहत चुनाव भी होंगे। संगठन ने सदस्यता का टारगेट भी पूरा किया है। उन्होंने कहा कि संगठन की निरंतर प्रक्रिया चल रही है और हाईकमान के निर्देश में सभी काम हो रहे हैं। सदस्यता अभियान जो रहा है वह किसी भी संगठन का महापर्व होता है। संगठन के अगर स्पंदन होता है, संगठन एक तंत्र है, तो उसमें स्पंदन करने वाले कार्यकर्ता होते हैं और उन कार्यकर्ताओं की सदस्यता का जो भारतीय जनता पार्टी में हर 6 वर्ष बाद रिन्यूअल होता है, एक अद्भुत प्रक्रिया है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ही निहित है। तो ये सदस्यता अभियान अब चल ही रहा है पूरे देश भर में सर्वव्यापी, और आप देखिए 10 करोड़ से ज़्यादा सदस्य बन गए हैं। मध्य प्रदेश में जो लक्ष्य दिया गया था केंद्र से, उससे भी हम कहीं आगे निकल गए हैं। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के संगठन की कुशलता इसमें प्रकट होती है। इस दौड़ में सबसे आगे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। चुनाव हारने के बाद भी संगठन में सक्रिय हैं। वो न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक हैं। इसी दौड़ में आदिवासी फग्गन सिंह कुलस्ते, सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव हारकर लोकसभा में जीते। सुमेर सिंह राज्यसभा सांसद हैं। लाल सिंह आर्य का नाम सबसे पहले है। वो 2 चुनाव हारकर भी संगठन में सक्रिय हैं। रेस में देवास सांसद महेंद्र सोलंकी का नाम भी शामिल है। सोलंकी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हाईकमान हर बार चौंकाने वाले फैसले देता है। इस बार भी किसी नए चेहरे का नाम सामने आ सकता है। प्रदेश बीजेपी को पहली बार महिला अध्यक्ष भी मिल सकती है। महिला चेहरे की बात करें तो बुरहानपुर से विधायक और पार्टी की सीनियर लीडर अर्चना चिटनिस, सागर सांसद लता वानखेड़े, सीधी विधायक और पूर्व सांसद रीति पाठक जैसे नाम भी सामने आ सकते हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान 2 सितंबर से 25 सितंबर और 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 2 बार चला। इसके बाद 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया गया। अब पार्टी का फोकस बूथों के गठन पर है। 14 से 20 नवंबर तक 65,000 बूथों का गठन होगा। इसके बाद का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर से तय किया जाएगा। बीजेपी के संगठन पर्व पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने निशाना साधा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय बिश्नोई जैसे उसकी पोल खोल रहे हैं, किस तरीके से ठेकेदारों के जुम्मे करके सदस्यता बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने किया। उनके पास ठेकेदारों के फ़ोन आए कि आप पैसे दे के सदस्यता बनवा लीजिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी परेशान है अपनी सदस्यता को लेकर के। जिस तरीके से उन्होंने दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया है, उससे भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो दरी बिछाता था, जो झंडे लगाता था, नाराज हो गया है और इसी की वजह से अभी तक निगम मंडल की अध्यक्षों की घोषणा नहीं कर पाई। ये तय बात है कि नए साल में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके संकेत हाईकमान से भी प्रदेश बीजेपी को मिल चुके हैं। वर्तमान अध्यक्ष बीडी शर्मा का कार्यकाल सफल रहा, इसे हाईकमान ने भी माना। अब संगठन पर्व चल रहा है और इसके तहत संगठन के चुनाव बूथ से लेकर प्रदेश स्तर पर होते हैं। इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नए साल में बीजेपी के लिए प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा चौंकाने वाला, सरप्राइजिंग और संघ संगठन की पसंद वाला या फिर महिला नेत्री वाला हो सकता है। BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए बात सियासत की में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए BSTV।